Department of Botany, SNS GPGC, Narayanagar. Today we will learn about the structure of anther, pollen, microsporangium, development of male gametophyte. These all topics are included in the BSc 4th semester subject to botany paper embryology and cytogenetics unit 1st. At first we will learn about the structure of stamen. Stamens are also known as microsporophylls. इनको हम microsporophylls भी कहते हैं. These are the male reproductive organs of the flowering plant. All the stamens of a flower constitute a combined structure which is known as an androecium. Generally there are three parts of the stamen. We will see in the diagram of stamen. Their first part is filament, second anther, third one is connective. So the first one is filament. Filament is the slender stalk of the stamen. सिलेंड्रिकल स्टॉक ऑफ दी स्टेमेन, जो सिलेंड्रिकल वाला पार्ट होता है वो इसका फिलामेंट कहलाता है. इसमें जनरली हम देख सकते हैं इस डायग्राम में, दिस वन पार्ट इज फिलामेंट एंड इट इज़ द स्टेराइल पार्ट. इट डज नॉट टेक पार्टिसिपेट इन दी reproduction, or it will transmit water and nutrients to the anther, and it will also help in the pollen dispersal. वाटर और न्यूट्रिएंट का ट्रांसमिट करता है, वाटर और न्यूट्रिएंट को पहुंचाता है एंथर के पार्ट में और उसको पोलन के डिस्पर्सल में ये मदद करता है. और दूसरा पार्ट जो इसका मेन पार्ट है वो कहलाता है एंथर. दिस वन इज एंथर. और दोनों एंथर एक दूसरे टिश्यू से जुड़े रहते हैं. द नॉन स्पोरेंजियल टिश्यू दैट जॉइंस द टू एंथर्स लोब इज नोन एज कनेक्टिव. दिस वन इज कनेक्टिव. तो each stamen has three parts: anther, filament and connective. A typical anther consists of usually two lobes, that means bilobed. कोई भी एंथर जो होता है उसमें दो लोब होते हैं, एक लोब है एक लोब. दी टू लोब्स. ठीक है. जब अगर दो लोब होंगे तो उस कंडीशन को एंथर की डायथिकस कंडीशन कहते हैं. ठीक है. इसको डायथिकस कहते हैं. ये जनरली सोलेनम या मस्टर्ड में होता है. ईच लोब ऑफ द एंथर कंटेन्स टू माइक्रोस्पोरेंजिया. जनरली एक लोब में दो माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं. और इसलिए दोनों लोब्स में देयर आर टू लोब्स and total 4 microsporangia will be present. The microsporangia is also known as pollen sac. इनको हम pollen sac भी कहते हैं. और इसीलिए इसको इस तरह के एंथर को जिसमें टोटल 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होंगे, there are 4 microsporangia, that condition is known as a tetrasporangiate type of pollen grains stamen. And each lobe of the 2 microsporangia are separated by a strip of sterile tissue. इसके बीच में स्टेराइल टिश्यू होता है इनके बीच में. यहाँ पर that is known as intersporangial septum. इसको हम क्या कहते हैं? intersporangial septum कहते हैं. In mature anthers, 2 microsporangia in an anther lobe becomes confluent due to the enzymatic lysis of the septum. इनके बीच में सेप्टम होता है. सेप्टम में इंजाइमेटिक लाइसिस होने की वजह से ये एक ही लोक्यूल बन जाता है, एक ही थीका बनता है. तो इस तरह के कंडीशन को हम बोलते हैं मोनोथीकस कंडीशन. ये वाली कंडीशन क्या कहलाती है? मोनोथीकस कंडीशन. मोनो मीन्स सिंगल, थीकस माने थीका. सिंगल थीका प्रेजेंट होता है. ये जनरली हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, जिसको हम चाइना रोज भी कहते हैं, एंड लेडीज फिंगर में प्रेजेंट होता है. एंथर, इनके केस में एंथर जो होता है वो एक सिंगल लोब्ड होता है. अगर सिंगल लोब होगा तो इसमें कितने माइक्रोस्पोरेंजिया होंगे?
दो माइक्रोस्पोरेंजिया विच आर फ्यूज्ड एज द मैच्योरिटी टू फॉर्म द सिंगल थीका। ठीक है, तो इनमें कैसी कंडीशन होगी? मोनोथिकस कंडीशन होगी। किसमें? हिबिस्कस रोज़ाई साइनेंसिस, चाइना रोज, लेडीज फिंगर में। ठीक है, और विद इन द पोलन सेक के अंदर देयर इज फाइन पाउडरी एंड ग्रेनुलर मास ऑफ सेल्स। उनके अंदर क्या होते हैं? यहाँ पर पाउडरी मास ऑफ सेल्स होते हैं, जिनको क्या कहते हैं हम जनरली? पोलन ग्रेन्स और माइक्रोस्पोर्स। पोलन ग्रेन्स एंड माइक्रोस्पोर्स कहलाते हैं वो। दे आर प्रोड्यूस्ड इन वेरी लार्ज क्वांटिटीज, बहुत ज़्यादा क्वांटिटीज में ये बनते हैं और बहुत माइन्यूट होते हैं। नाउ वी विल लर्न अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, कि माइक्रोस्पोरेंजियम का डेवलपमेंट कैसे होता है, पोलन सेक का डेवलपमेंट कैसे होता है। ठीक है, फ्यू सेल्स इन द हाइपोडर्मल रीजन, जो आपका क्या बनता है? एंथर लोब्स होते हैं। एंथर लोब के नीचे कुछ सेल्स नीचे, जिनको हम बोलते हैं हाइपोडर्मल रीजन। हाइपोडर्मल रीजन की सेल्स जो होती हैं वो डिफ्रेंशिएटेड और बिल्कुल अलग लग जाती हैं अदर सेल्स से, क्योंकि उनका साइज क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है। उनकी रेडियल ग्रोथ क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। डेंस, उसमें साइटोप्लाज्म बहुत डेंस हो जाता है और कॉन्स्पिक्यूअस न्यूक्लियाई ये प्रेजेंट होते हैं। दे मेक्स द आर्चीस्पोरियम। Archisporium consists of 2 to 3 cells, white plate running along the entire length of the lobe, पूरे लोब में होते हैं ऊपर से नीचे तक, और ये सेल्स पूरी इंटायर लोब में होती है। ये आपका डायग्राम में दिख रहा है। और जो सेल्स हैं आर्चिस्पोरियल सेल्स, और आर्चिस्पोरियम सेल्स को इनको माइक्रोस्पोरेंजियल इनिशियल सेल्स भी कहते हैं। आर्चिस्पोरियल सेल्स आर आल्सो नोन एज माइक्रोस्पोरेंजियल इनिशियल सेल्स। अब इसमें क्या होता है? पेरिक्लाइनल डिवीजन होता है। जैसे ये सेल है, ठीक है, इसमें पेरिक्लाइनल डिवीजन हुआ, दो सेल्स बन जाएंगी। कितनी सेल्स बन जाएंगी? 2 सेल्स पेरिक्लाइनल डिवीजन। एक बाहर वाली सेल होगी जिसको हम कहेंगे प्राइमरी पैराइटल सेल्स। आउटर सेल इज नोन एज प्राइमरी पैराइटल सेल्स एंड द इनर सेल इज जनरली नोन एज स्पोरोजिनस लेयर। Cells of the primary parietal layer lying immediately beneath the epidermis। जो ये parietal layer है ये कहाँ? एपिडर्मिस के ठीक नीचे होती हैं। प्राइमरी पैराइटल सेल्स एंड प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स ठीक उसके नीचे होती है। और सेल्स ऑफ द प्राइमरी पैराइटल लेयर लाइंग इमीडिएटली बीनीथ द एपिडर्मिस। दीज सेल्स डिवाइड रिपीटेडली बोथ पेरिक्लाइनली एंड एंटीक्लाइनली गिविंग राइज टू 5 कंसेंट्रिक लेयर्स। तो यही जो आपकी सेल्स हैं प्राइमरी पैराइटल लेयर्स जो है वो कंटिन्यूस डिवीजन होता है। उसमें डिवीजन होता है एंटीक्लाइनल, ये पेरिक्लाइनल डिवीजन एज वेल एज एंटीक्लाइनल डिवीजन। तो इस तरह से ये सेल्स की लेयर बनाती है, यहाँ पर लेयर बनाती है, जिसको हम क्या कहते हैं? एंटीक्लाइनल और पेरिक्लाइनल डिवीजन कंटिन्यूस होता है और 5 कॉन्सेंट्रिक लेयर्स बनती है, जो लास्ट में क्या बनाती है? वॉल ऑफ यंग स्पोरेंजियम। इससे क्या बनता है? आपका यंग स्पोरेंजियम की वॉल बनेगी। ये कौन सी? प्राइमरी पैराइटल लेयर्स जो है आपका लेयर बनाएगी, 5 लेयर बनेंगे इसमें। द सेल्स ऑफ द प्राइमरी स्पोरोजिनस लेयर में आइदर फंक्शन डायरेक्टली एज अ पोलन मदर सेल और डिवाइड टू फॉर्म ए लार्ज नंबर ऑफ सेल्स। अंदर की सेल्स जो हैं ये पोलन मदर सेल्स की तरह काम करेंगी, या ये तो डिवाइड करके कई और सेल्स बनाएंगी, वो भी पोलन मदर सेल की तरह ही काम करेंगी। तो हमने इसमें देखा कि जो लेयर है थीका का रीजन है, उसके नीचे के हाइपोडर्मल सेल्स से ही ये इसका पूरा स्पोरेंजियम का डेवलपमेंट होता है। ठीक है,
और इसमें जो वॉल्स है, अब नेक्स्ट स्टेप में वी विल लर्न अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। अब हम माइक्रोस्पोरेंजियम के बारे में पढ़ेंगे, उसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। माइक्रोस्पोरेंजियम को जैसे मैंने पहले भी बताया है कि पोलन सैक भी कहते हैं। माइक्रोस्पोरेंजियम आर आल्सो नोन एज पोलन सैक। ये एक टिपिकल माइक्रोस्पोरेंजियम की स्ट्रक्चर है। जो मैच्योर एंथर स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, ठीक है। और जो मैच्योर जो एंथर वॉल होती है, इसमें सबसे बाहर पहले हम पढ़ेंगे इसके एंथर वॉल के बारे में, उसके बाद अंदर स्पोरोजिनस टिश्यू के बारे में वी विल लर्न अबाउट द स्पोरोजिनस टिश्यू आफ्टर दैट। मैच्योर एंथर वॉल हैज़ 4 मेन पार्ट्स। इसमें 4 मेन पार्ट्स आपको दिख रहे हैं। सबसे बाहर की लेयर जो होती है दैट इज कॉल्ड एपिडर्मिस। ये जो लेयर है आपकी एपिडर्मिस, सबसे आउटर मोस्ट सिंगल लेयर्ड होती है ये। इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द पैरेटल लेयर। ये किससे डिराइव होती है? पैरेटल लेयर से ही डिराइव होती है। डिवाइड्स एंटीक्लाइनली। अगर इसमें केवल कैसा डिवीजन होता है? एंटीक्लाइनल डिवीजन होता है। एंटीक्लाइनल डिवीजन का मतलब है कि उसमें सेल्स का नंबर तो बढ़ेगा, नंबर लेयर ऑफ सेल्स नहीं बढ़ेंगी। द सेल्स दस फॉर्म्ड बिकम्स ग्रेटली स्ट्रेस्ड एंड फ्लैटेंड। बाद में ये सेल बहुत ज़्यादा स्ट्रेच होके फ्लैट हो जाती है, ठीक है। समटाइम्स इट्स सेल्स बिकम्स ग्रेटली लिग्निफाइड एंड क्यूटिनाइज्ड। इट मीन्स दैट द लिग्निन में बी एक्यूमुलेटेड ऑन दीज सेल्स, ठीक है। लिग्निन इनमें जमा हो सकता है, लिग्निन हो सकता है, क्यूटिन हो सकता है। दीज आर द पॉलीमर्स, केमिकल सब्सटेंसेस। तो आउटर मोस्ट लेयर क्या है? एपिडर्मिस है। वो सिंगल लेयर्ड होती है। किससे डिराइव होती है? पैरेटल सेल से डिराइव्ड होती है, ठीक है। और इसमें बाद में क्या जमा हो जाता है? लिग्निन एंड क्यूटिन विल जमा होना शुरू हो जाता है। इसी के अंदर की जस्ट बिलो द एपिडर्मिस लेयर जे आर जनरली प्रेजेंट एंडोथीशियम लेयर विच इज आल्सो नोन एज फाइब्रस लेयर। द सेल्स ऑफ द एंडोथीशियम बिकम्स रेडियली इलोंगेटेड। ये कैसे होते हैं? रेडियली इलोंगेटेड। रेडियस की साइड से कुछ लंबी सेल्स बन जाती हैं इस तरह की, ठीक है। रेडियस जैसे ये है सेंटर, रेडियली इलोंगेटेड इस तरह की सेल्स बन जाएंगी, ठीक है। इनर टेंजेंशियल वॉल। और बाद में इसमें क्या डेवलप होते हैं? फाइब्रस बैंड डेवलप होने शुरू हो जाते हैं अपवर्ड्स एंड टर्मिनेट आउटर वॉल्स इन ईच सेल, ठीक। ड्यू टू द थिकनिंग ऑफ एंडोथीशियम। एंडोथीशियम में जो होती है फाइब्रस लेयर जमा होने की वजह से उसकी थिकनिंग जो है, मोटाई जो है वो बढ़ जाती है। द एंडोथीशियम बिकम्स हाइग्रोस्कोपिक। वो कैसी हो जाती है? हाइग्रोस्कोपिक हो जाती है। हाइग्रोस्कोपिक नेचर क्या होता है कि कोई भी वॉल उसमें फाइब्रस लेयर बन जाने की वजह से वो वाटर को क्या करके एब्जॉर्ब करने के बाद स्वेलिंग हो जाती है, उसमें स्वेल कर जाती है, फूल जाती है। ड्यू टू द हाइग्रोस्कोपिक नेचर ऑफ द एंडोथीशियम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेहिसेंस ऑफ द मैच्योर एंथर। एंथर के डिसेंस में ये क्या करती है? मदद करती है। जिस समय पोलन ग्रेन सेट आउट होते, पोलन ग्रेन निकलते हैं उससे एंथर से, उस समय उसको क्या करती है? ये मदद करती है। द आउटर मोस्ट वॉल लेयर लाइंग जस्ट बिलो द एपिडर्मिस। ये एपिडर्मिस के ठीक नीचे होती है, मैंने अभी पहले भी बता दिया है। और अभी अब नेक्स्ट क्या है? इसमें एक चीज़ देखी जाती है कि जहाँ पे जंक्शन होता है टू पोलन सैक का, वहाँ पर ये जनरली एब्सेंट होती है एंडोथीशियम। द सेल्स ऑफ द एंडोथीशियम आर थिन वॉल्ड अलोंग द लाइन ऑफ डिसेंस। जहाँ से डिसेंस होना होगा एंथर का, वहाँ पर इसकी लाइनिंग क्या हो जाती है? थिन हो जाती है एंडोथीशियम की। जैसे इस पार्ट में है, यहाँ से है स्टोमियम वाला पार्ट है, यहाँ से डिसेंस होता है। द ओपनिंग थ्रू विच द पोलन ग्रेन्स आर डिस्चार्ज्ड फ्रॉम द पोलन सैक। पोलन सैक से जो पोलन ग्रेन बाहर निकलते हैं, जिस पार्ट से बाहर निकलते हैं वो पार्ट जनरली पोलन सैक का क्या कहलाता है? स्टोमियम। क्या कहलाता है? स्टोमियम।
ऑन मैच्योरिटी ए स्ट्रेन इज एक्सर्टेड ऑन द स्टोमियम। मैच्योरिटी पे एक स्ट्रेन डेवलप होता है स्टोमियम पे। क्यों डेवलप होता है? क्योंकि जो एंडोथीसियम की वॉल है आपकी, वो क्या होती है, हाइग्रोस्कोपिक नेचर की होती है, वो वाटर को अब्जॉर्ब करेगी। और जब इसका मैच्योरिटी होगी तो उस समय इसके वाटर जब इससे लॉस हो जाएगा तो सेल जो है थोड़ा श्रिंक करेंगे। श्रिंक करने की वजह से वो बस्ट कर जाती हैं, जिससे ईजिली पॉलन ग्रेन्स जो हैं एयर में आ जाते हैं, डिसेंस हो जाता है। और ये जो पूरी स्टोमियम है ये आपकी रैप्चर हो जाती है। और डिसेंस ऑफ एंथर थ्रो पोर्स अकर इन सोलेनम। इसमें तो कि ज़्यादातर के केस में जो एंथर्स का डिसेंस, ये पॉलन ग्रेन्स का डिसेंस होता है, एंथर से रिलीज होते हैं, उस केस में आपका ये जनरली बस्ट करके ही होता है। लेकिन सोलेनम के केस में और कुछ ग्रासेज हैं जिनके केस में एक पोर लाइक स्ट्रक्चर बनती है, जिसकी वजह से ये इसमें एंथर्स में क्या होता है, निकल जाते हैं ये बाहर एयर में, पोर के थ्रू निकलते हैं। अब आती है थर्ड लेयर की बात। जो थर्ड लेयर है दैट इज कॉल्ड मिडिल लेयर। अभी तक हमने पढ़ा था एपिडर्मिस, वो सिंगल लेयर्ड होती है। उसके बाद एंडोथीसियम के बारे में पढ़ा, वो भी सिंगल लेयर्ड होती है। अब नेक्स्ट है थर्ड one is middle layer. The middle layers are generally epiphemeral and degenerates most completely before the pollen mother cells undergo meiosis. pollen mother cell के meiosis होने से पहले ये degenerate भी हो सकती है। In some plants the middle layers may persist indefinitely. बहुत लंबे टाइम तक हमेशा बनी रहती है pollen grain के pollen रिलीज होने तक भी। तो उसमें ये जनरली पाया जाता है रेननकुलस और लीलियम के केस में। मिडिल लेयर्स का जो मेन फंक्शन है, इट इज अ स्टोरेज सेंटर्स फॉर स्टार्च एंड अदर फूड रिजर्व्स। ठीक है, ये स्टोरेज सेंटर है किसका? फूड और स्टार्च, अदर फूड रिजर्व। स्टार्च भी एक तरह का फूड है, विच गेट मोबिलाइज्ड ड्यूरिंग द लेटर डेवलपमेंट ऑफ पोलन। पोलन ग्रेन के डेवलपमेंट के टाइम पे जो न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ती है वो यहाँ से भी मिलता है इनको, ये सेल्स भी इनको प्रोवाइड करती हैं। जो मिडिल लेयर की सेल्स होती हैं ये 2 से 3 लेयर की होती हैं। दे ऑफन पार्टिसिपेट इन द फॉर्मेशन ऑफ पोलन किट। पोलन किट क्या होता है? एक विस्कस कोट सिक्रीट हो जाता है, मिडिल लेयर में होता है, पोलन ग्रेन के चारों तरफ इसमें लग जाता है ये विस्कस फ्लूइड, और ये पोलन को पॉलिनेशन में एक तरह से मदद करता है। अब जो सबसे अंदर की लेयर आती है वो है आपकी टेपिटम। टेपिटम इज लेयर, इट इज़ द इनर मोस्ट वॉल लेयर। जितनी भी वॉल पढ़ी हमने, एपिडर्मिस, endothelium, middle layers, and the next one is tapetum. It is the innermost wall layer that are radially elongated. ठीक है, मैंने ये है टेपिटम, सबसे रेडियली इलोंगेटेड। ये भी रेडियल साइड से कैसी होती हैं? लंबी होती हैं। द टेपिटम फॉर्म्स द न्यूट्रिटिव टिश्यू नरिशिंग द डेवलपमेंट माइक्रोस्पोर्स। इसका जो मेन फंक्शन होता है, इसको जो डेवलपिंग पॉलन ग्रेन्स हैं उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना होता है। और जो टेपिटम की न्यूक्लियस होता है, सेल्स होती हैं, ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होती हैं। ये है लार्ज पॉलीप्लॉइड न्यूक्लियाई हो सकता है। इसमें कंटिन्यूस न्यूक्लियर डिवीजन होकर कई सारे न्यूक्लियस भी इसके अंदर बन जाते हैं। टेपिटल सेल्स प्रोवाइड नरिशमेंट टू द यंग माइक्रोस्पोर मदर सेल्स आइदर बाय फॉर्मिंग अ प्लाज्मोडियम, अमीबॉइड या इन्वेजिव टाइप मेथड से, और या थ्रू डिफ्यूजन मेथड से। डिफ्यूजन मेथड को हम बोलते हैं पैरेटल या सिक्रीटरी टाइप मेथड की वजह से ये इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराती है। द न्यूक्लियस ऑफ द टेपिटल सेल्स, जो न्यूक्लियस में जो डिवीजन होता है, टेपिटल सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसमें जो डिवीजन होता है, ये कैसे पॉलीप्लॉइड हो जाती है, कैसे मल्टी न्यूक्लिएटेड हो जाती हैं, उसके जो रीजन से हैं। इसमें सबसे पहला जो आता है बाय नॉर्मल माइटोसिस। किसके थ्रू हो सकता है? माइटोसिस के थ्रू हो सकता है।
ठीक है। माइटोसिस में क्या होता है, जनरली एक सेल डिवाइड करके 2 में कन्वर्ट हो जाती है, 2 से 3 में कन्वर्ट हो जाती है, तो उसी के तरह से उसमें वो सेल्स बनने लगती हैं। और दूसरा जो होता है बाय स्टिकी टाइप डिविजन्स, ठीक है। तो स्टिकी टाइप डिवीजन में ड्यूरिंग डिवीजन क्रोमोसोम्स डू नॉट सेपरेट, क्रोमोसोम इसमें सेपरेट नहीं होते हैं, और ब्रिज फॉर्म्ड ड्यूरिंग द टीलोफेज, टीलोफेज के स्टेज में क्रोमोसोम जैसे बने, यहाँ डिवीजन हुआ, ये क्रोमोसोम, इनके बीच में क्या बन जाता है, ब्रिज बन जाता है, और डंबल शेप्ड टेट्राप्लॉइड न्यूक्लियस फॉर्म हो जाता है इसमें, ठीक है। इसमें क्या होगा, न्यूक्लियस तो बना, आपका सेल वॉल सिंथेसिस नहीं हुई, पूरी सेल नहीं बनी, तो पॉलीप्लॉइडी हो जाएगी, उससे क्या हो जाएगी, पॉली। और नेक्स्ट जो स्टेप है इसका बाय एंडोमाइटोसिस, एंडोमाइटोसिस जनरली जो रिपोर्टेड है ये स्पेनिशिया ओलेशिया में है, इन विच न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रिमेन इंटैक्ट, न्यूक्लियलस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो इंटैक्ट बनी रहती है, कोई भी स्पिंडल का फॉर्मेशन वहाँ पर नहीं होता है, स्पिंडल फॉर्मेशन नहीं होगा तो क्रोमोसोम सेपरेट नहीं हो पाएंगे, अलग अलग पोल्स में नहीं जा पाएंगे, बिकॉज द स्पिंडल फाइबर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग द माइटोसिस, माइटोसिस के दौरान जो क्रोमोसोम का मूवमेंट होता है दूसरे पोल की तरफ जाते हैं, वो नहीं हो पाएगा, और क्रोमोसोम कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे, स्प्लिट हो जाएंगे लॉन्गिट्यूडिनली, बट ऑल क्रोमोसोम रिमेन्स इनसाइड द सेम न्यूक्लियस, तो उसी न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम रहेंगे, तो उससे सेल क्या हो जाएगी, टेट्राप्लॉइड हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, टेट्राप्लॉइड हो जाती है। लेकिन कुछ केसेस में जैसे ओइनोथेरा रुब्रिकैलिक्स के केस में हम देखते हैं कि हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड कंडीशन दोनों प्रेजेंट होती हैं, हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड कंडीशंस आर फाउंड इन ओइनोथेरा रुब्रिकैलिक्स। और हैप्लॉइड टैपिडम जनरली कुछ फैमिलीज के कुछ मेंबर्स हैं उनमें प्रेजेंट होती है, जैसे बोरागिनिएसी, क्रैसुलिएसी, जेंटिनिएसी, हाइड्रोफाइलिएसी, जुनसिएसी एंड ऑर्किडेसी, ये कुछ फैमिलीज हैं जिनमें हैप्लॉइड टैपिटम होती है। हैप्लॉइड टैपिटम मतलब n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, उनमें कोई पॉलीप्लॉइडी प्रेजेंट नहीं होगी। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द माइटोटिक डिवीजन माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, द सेल्स ऑफ द टैपिटल लेयर बिकम्स लूज, टैपिटल लेयर की सेल क्या हो जाती हैं, लूज हो जाती हैं, ढीली हो जाती हैं, जैसे और लार्ज वैक्यूल्स आर फॉर्म्ड, उनके अंदर लार्ज वैक्यूल बनने लग जाते हैं, न्यूक्लियाई बिगिन टू डिजेनरेट। एट द टाइम ऑफ सेपरेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स द सेल्स आर कंप्लीटली डिजेनरेटेड एंड एब्जॉर्ब्ड। जो माइक्रोस्पोर के सेपरेशन के टाइम पर ये जो टैपिटल की लेयर है वो पूरी तरह से क्या हो जाती है, डिजेनरेट हो जाती है। तो इस तरह की टैपिटम को हम बोलते हैं सिक्रीटरी टैपिटम या एंड ग्रैंडुलर टैपिटम, सिक्रीटरी टैपिटम या ग्रैंडुलर टैपिटम। इस हिसाब से देखा जाए तो जो टैपिटम सेल्स हैं इनका बहुत बड़ा रोल है डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन्स में। अगर किसी वजह से ये टैपिटम डिजेनरेट हो जाती है बिफोर प्री माइटोटिक और माइटोटिक स्टेज, ठीक है, उसकी वजह से पॉलन का डेवलपमेंट अच्छे से नहीं होगा और पॉलन फर्टाइल नहीं होंगे, और उस कंडीशन को हम बोलते हैं पॉलन स्टेरिलिटी, ठीक है। तो ये कब होगा, जब डीजेनरेशन हो जाएगा, किसका, टैपिटल सेल का, क्योंकि वो न्यूट्रिएंट प्रोवाइड नहीं कर पाएगी, तो पूरी तरह से उसका पॉलन ग्रेन्स का, माइक्रोस्पोर्स का डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से वो फंक्शनल नहीं रहेंगे, फर्टाइल नहीं हो पाएंगे, तो उनमें वो स्टेराइल हो जाएंगे। ड्यूरिंग द अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट इट स्टोर्स स्टार्च एंड प्रोटीन्स, टैपिटल लेयर जो है स्टार्च और प्रोटीन को रखती है। टैपिटम आल्सो इसके बाद नेक्स्ट में हम देखेंगे जो, अब तो ये वॉल के बारे में पढ़ लिया हमने, सबसे पहले एपिडर्मिस थी, एंडोथीशियम थी, मिडिल लेयर के बारे में पढ़ा, टैपिटम के बारे में पढ़ा। अब देखते हैं उसके अंदर जो टिश्यू होता है उसको बोलते हैं हम स्पोरोजिनस
टिश्यू, दैट इज कॉल्ड स्पोरोजिनस टिश्यू। स्पोरोजिनस टिश्यू के अंदर जो स्पोरोजिनस सेल्स होती हैं, दे विल डिवाइड्स सेवरल टाइम्स माइटोटिकली, माइटोटिक डिवीजन होता है इनमें। पॉलन मदर सेल्स की तरह काम करने से पहले, मोडिफिकेशन होने से पहले इनमें नॉर्मल माइटोटिक डिवीजन होता है। दे विल डिवाइड माइटोटिकली बिफोर फंक्शनिंग एज अ पॉलन मदर सेल। और जो पॉलन सैक वॉल के अंदर होते हैं, किसके अंदर? पॉलन सैक वॉल। इसमें क्या होती हैं? जनरली आर्चीस्पोरियल सेल्स दैट फर्दर फॉर्म्स द माइक्रोस्पोर मदर सेल्स विच इज आल्सो नोन एज माइक्रोस्पोरोसाइट्स और द पॉलन मदर सेल्स। माइक्रोस्पोर मदर सेल्स शॉर्ट फॉर्म में इसको हम MMC भी बोलेंगे, ठीक है। इन द बिगिनिंग ऑफ द माइक्रोस्पोर मदर सेल्स आर पॉलीगोनल एंड क्लोजली पैक्ड। शुरू में ये जो जितनी भी माइक्रोस्पोर मदर सेल्स होती हैं, ये पॉलीगोनल शेप की होती हैं और बहुत क्लोजली पैक्ड होती हैं। जैसे जैसे एंथर का साइज बढ़ते जाता है, एंथर का साइज बड़ा होगा तो सेल्स थोड़ा फैल जाएंगी। फैलने की वजह से वो क्या हो जाती हैं? लूजली पैक्ड हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? थोड़ा सा ढीली हो जाएंगी और उनके बीच बीच में थोड़ा सा स्पेस आना शुरू हो जाएगा। अ फ्यू माइक्रोस्पोर मदर सेल्स बिकम्स नॉन फंक्शनल। इसमें से हो सकता है कि कुछ माइक्रोस्पोर मदर सेल्स जो हैं वो नॉन फंक्शनल हो जाए, और नॉन फंक्शनल होने की वजह से वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराती हैं। किसको? डेवलपिंग माइक्रोस्पोर्स को। अब नेक्स्ट में हम देखेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होती है? फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, ठीक है। जैसे मैंने बताया था, MMC जो होती हैं आपकी माइक्रोस्पोर मदर सेल या पॉलन मदर सेल्स जो होती हैं, ये पॉलीगोनल शेप की होती हैं और क्लोजली पैक्ड होती हैं और ग्रेजुअली बिकम्स राउंडेड एंड लूजली अरेंज्ड। ये पहले भी बता दिया मैंने। और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, न्यूक्लियस ऑफ द ईच माइक्रोस्पोर मदर सेल अंडरगो मियोसिस। इसमें क्या होती है? मियोसिस होती है। तो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स कैसी होती है? डिप्लॉइड होती है। और इससे जब मियोसिस होगी, जो सेल्स बनेंगी वो कैसी होंगी? हैप्लॉइड होंगी। और ये हैप्लॉइड सेल्स बनेंगी और दीज 4 न्यूक्लियाई, ये जो न्यूक्लियस बनेंगे, एक डिवीजन होगा, 2 बनेंगे, 2 से मियोसिस फर्स्ट में 2, मियोसिस सेकेंड जैसे होगी तो उसमें से कितने बन जाएंगे? 4 सेल्स बन जाएंगी। तो जो मियोसिस फर्स्ट है वो तो मियोसिस है, रिडक्शनल डिवीजन है, और जो मियोसिस सेकेंड होगी वो आपकी माइटोसिस होती है जनरली। तो इस तरह से इसमें कितनी सेल्स बनेंगी? फाइनली 4 सेल्स बनेंगी। चारों सेल्स आपस में जुड़ी हुई होती हैं, वो सेपरेट नहीं होती हैं, तो उसको हम बोलते हैं टेट्राड स्टेज। और जब ये माइक्रोस्पोर सेल्स हैं, बिकॉज दीज आर माइक्रोस्पोर सेल्स, ठीक है, व्हेन दीज माइक्रोस्पोर सेल्स डज नॉट सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, दे विल रिमेन बाउंड विद ईच अदर, देन दिस कंडीशन इज नोन एज टेट्राड कंडीशन। जनरली we will use the term microspore tetrad for this condition, ठीक है। और these 4 न्यूक्लियाई की यहाँ पर डिवीजन हो रहा है माइक्रोस्पोर मदर सेल्स का डिवीजन। ये माइक्रोस्पोर मदर सेल है, ठीक है, इसमें डिवीजन हुआ, मियोसिस फर्स्ट में 2 सेल्स बनी आपकी डॉटर सेल्स, ठीक है। इनमें फर्दर डिवीजन हुआ तो कितनी सेल्स बनी? 4 सेल्स। किसमें? 4 सेल्स। फर्स्ट वन इज मियोसिस, ये जनरली रिडक्शनल डिवीजन होता है, और ये वाला माइटोटिक डिवीजन होता है, ठीक। और the 4 microspores, after some time the 4 microspores separate from each other and each developed a characteristic shape or form which differ in different species और plant। अलग अलग स्पेसीज में, अलग अलग प्लांट स्पेसीज में अलग अलग शेप और साइज के ये बनेंगे माइक्रोस्पोर, ठीक है। और एक टर्म यूज होता है जिसको हम बोलते हैं साइटोमिक्सिस। साइटोमिक्सिस, साइटोमिक्सिस में
माइग्रेशन होता है क्रोमेटिक मटेरियल का, बहुत फ्रीक्वेंट माइग्रेशन ऑफ क्रोमेटिक मटेरियल फ्रॉम वन माइक्रोस्पोर मदर सेल टू अनदर माइक्रोस्पोर मदर सेल। ठीक है, उसमें माइग्रेशन जो क्रोमेटिक मटेरियल का है उसकी को हम बोलते हैं साइटोमिक्सिस। साइटोमिक्सिस ये कब हो सकता है? जब ये सेल्स आपस में जुड़ी होंगी। पॉलन टेट्रा जो टेट्राड सेल्स हैं, माइक्रोस्पोर टेट्राड सेल्स हैं, वो आपस में जुड़ी होंगी तो ईजिली वो ट्रांसफ़र हो जाता है। ये किसके केस में होता है? लेथरिया। ठीक है, इसमें एमएमसी जो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स डू नॉट राउंड अप बट रिमेन इन क्लोज कॉन्टेक्ट विद द अनदर। और एक कंडीशन आती है, लेवन ने ऑब्जर्व किया था फ्लेम प्रिटेंस में कि फ्यूजन एज मेनी 30 माइक्रोस्पोर्स मदर सेल, 30 माइक्रोस्पोर मदर सेल का एक साथ फ्यूजन हो जाता है, जिससे वो एक लार्ज स्टेज बनाते जिसको बोलते हैं हम प्लाज्मोडिया या सिंसाइड्स। इसको हम क्या कहते हैं? प्लाज्मोडिया या सिंसाइड्स कहते हैं। ठीक है, इसमें अराउंड 30 माइक्रोस्पोर्स मदर सेल्स एग्रीगेट हो जाती हैं। नेक्स्ट स्टेज आती है साइटोकाइनेसिस। जनरली दो टर्म होते हैं, तो होता है साइटोकाइनेसिस, एक होता है कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस इज द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस और साइटोकाइनेसिस इज कॉल्ड द डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म। द डिवीजन ऑफ एमएमसी मे बी ऑफ टू टाइप्स। जो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स में जो डिवीजन होता है वो जनरली दो तरह का होता है। एक होता है सक्सेसिव टाइप। ठीक है, सक्सेसिव टाइप में क्या होता है कि आपका ये सेल है, ठीक है, इस जैसे ही फर्स्ट मियोसिस होगा तो दो उसमें न्यूक्लियस बन जाएंगे और दोनों न्यूक्लियस के दोनों तरफ सेल प्लेट बननी शुरू हो जाती है, दो सेल्स बन जाएंगी आफ्टर फर्स्ट मियोटिक डिवीजन। और सेकेंड मियोटिक डिवीजन टेक्स प्लेस फॉर्मिंग टू हैप्लॉइड न्यूक्लियाई। उसके बाद दो हैप्लॉइड न्यूक्लियाई दो डॉटर सेल से बनेंगे, दोनों से दो दो बन जाएंगे। ठीक है, तो ये इस तरह से सेल्स बनेंगी। तो इसमें क्या होगा, जैसे ही डिवीजन होगा एक न्यूक्लियस से दो न्यूक्लियस बन जाएंगे, उनके चारों तरफ वॉल फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा, फिर फर्दर उनमें डिवीजन होगा। ठीक है, तो इस तरह के जो डिवीजन को बोलते हैं हम क्या? सक्सेसिव टाइप ऑफ डिवीजन। और न्यूक्लियर डिवीजन एंड वॉल फॉर्मेशन गो साइड बाय साइड, साथ साथ चलते रहते हैं। मोस्टली ये किस में होता है? सक्सेसिव टाइप मोनोकॉट प्लांट में। ठीक है, और इससे जो टेट्राड बनता है माइक्रोस्पोर टेट्राड, वो आइसोबाइलेटरल टाइप के होते हैं ज़्यादातर। किसके होते हैं? आइसोबाइलेटरल टाइप। और दूसरा होता है आपका साइमल्टेनियस टाइप। साइमल्टेनियस टाइप, ठीक है, इसमें क्या होता है, जो न्यूक्लियस होता है एमएमसी का डिवाइड्स ट्वाइस फॉर्मिंग 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई। ये आपका ये सेल है, ठीक है, इसका ये सेंटर में न्यूक्लियस है, ठीक, और यही न्यूक्लियस आपका डिवाइड करेगा, एक से दो बनेंगे, दो से फिर दो से उसी के अंदर 4 न्यूक्लियस बनेंगे। कितने न्यूक्लियस बनेंगे? 4 न्यूक्लियस, ठीक है, और 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई लाइंग इन द कॉमन मास ऑफ द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म एक ही होगा, इसी के अंदर कितने बन जाएंगे? आपके 4 बन जाएंगे, 4 बन जाएंगे इसी के अंदर, ठीक है, तो 4 न्यूक्लियाई। और उसके बाद वॉल फॉर्मिंग शुरू हो जाएगी बाय फरोइंग मेथड से, ठीक है, और 4 न्यूक्लियाई आर दस फॉर्म्ड आर बीइंग अरेंज्ड इन ए टेट्राहेड्रल मैनर। किस मैनर में रहते हैं ये? जनरली टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल इस तरह की शेप होती है आपकी, ठीक है, इधर से इस तरह से ये अरेंज होते हैं, ये टेट्राहेड्रल शेप, टेट्राहेड्रल टाइप। तो ये जनरली किस में होता है? टेट्राहेड्रल मैनर, ठीक है,
अदर टाइप्स के जो हैं इसमें, ये तो एक तो लीनियर टेट्राड भी हो सकते हैं। लीनियर टेट्राड में मतलब चारों कैसे होंगे, चारों एक दूसरे के ऊपर ये लीनियरली अरेंज्ड होंगे, ठीक है। लीनियर टेट्राड ये जनरली बुटोमॉप्सिस में होता है, ठीक है। लीनियर टेट्राड, सॉरी, ये बुटोमॉप्सिस में टी शेप्ड टेट्राड होते हैं। किससे कैसे होते हैं इसमें, टी शेप्ड टेट्राड, टी शेप्ड इस तरह का, ये T-shaped tetrad is present in Butomus. Decussate type tetrad is present generally in Magnolia में। मैग्नोलिया के केस में डेकुसेट टाइप के बनते हैं टेट्राड, ठीक है। डेकुसेट इस तरह से होते हैं, इस तरह की सेल्स होती हैं। अब नेक्स्ट में आता है आपका कुछ केसेस में, जैसे इन कैलोट्रोपिस एंड सम ऑर्किड्स, pollen cells of each pollen sac instead of reporting into loose pollen grains are united into a mass। ये एक मास में जुड़ जाते हैं, एक कंबाइंड स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसको हम जनरली क्या कहते हैं, पॉलिनियम, ठीक है, पॉलिनियम। और ये पॉलिनियम किस में प्रेजेंट होता है, कैलोट्रोपिस एंड ऑर्किड्स में, ठीक है। ईच पॉलिनियम इज प्रोवाइडेड विद अ स्टॉक विच इज नोन एज कॉर्डिकल। क्या कहते हैं इसको, कॉर्डिकल। एंड स्टिकी बेस, बेस जो होता है स्टिकी होता है, उसको हम बोलते हैं जनरली डिस्क। क्या बोलते हैं, डिस्क। और कॉर्पस्कुलम, डिस्क या कॉर्पस्कुलम। अब नेक्स्ट में एंथर तो पॉलन ग्रेन्स तो बन गए इसमें, ठीक है। अब डिसेंस ऑफ द एंथर, डिसेंस, ठीक है। When the pollen grains mature, they exert some pressure from within on the walls of the anther, with the result that anther burst और सेट फ्री दी pollen grains। और pollen grain को क्या करने लगते हैं, रिलीज करेंगे। तो किस तरह से ये होता है, जनरली डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसेंस ऑफ द एंथर्स, ठीक है। इसमें आपका है लॉन्गिट्यूडिनल, ठीक है। एंथर लोब्स बर्स्ट इन लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन, इसमें दिखा रखा है, ये डायग्राम में देख सकते हैं। ये एंथर लोब से हैं, ये लॉन्गिट्यूडिनली, ये लोब से है, ऐसे बर्स्ट होगा, ठीक है, लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन में। ये जनरली किस में प्रेजेंट होता है, धतूरा में, एनोनास सिकोमोसा, हेलियंथस एनोनस, हिबिकस, गॉसिपियम एक्सेट्रा। और ट्रांसवर्स में क्या होता है, दूसरा मेथड है ट्रांसवर्स। द लोब्स डिसेस ब्रेड्थ वाइज, किससे, ब्रेड्थ वाइज, या हम कह सकते हैं कि जो फिलामेंट है उसके 90 डिग्री में, ट्रांसवर्स इसमें 90 डिग्री में। ये जनरली किस में प्रेजेंट होता है, ओसीमम सेंटम। और थर्ड वन है आपका पोरस, डिसेंस बाय वन और मोर एपिकल पोर्स। इसमें क्या बन जाते हैं, ये एपिकल पोर्स बन जाते हैं। तो ये एपिकल पोर्स बन जाएंगे और उसके थ्रू क्या है, पॉलन ग्रेन रिलीज होते हैं। ये जनरली प्रेजेंट होता है सोलेनम में, इसमें सोलेनम के केस में। फोर्थ वन इज वॉल्व्स या वॉल्वुलर टाइप, डिसेंस बाय वन और मोर वॉल्व लाइक स्ट्रक्चर, जैसे शटर ऑफ ए विंडो, जैसे हमारी विंडो होती है ना, उसको हम खोलते हैं और बंद करते हैं, ठीक उसी तरह से ये बन जाते हैं इसमें, ठीक है। शटर ये बंद भी हो सकते हैं, वॉल्व खुल भी सकते हैं, ठीक है। खुलेंगे तो पॉलन ग्रेन रिलीज हो जाएंगे और बंद होंगे तो पॉलन ग्रेन का रिलीज होना बंद हो जाएगा। और जस्ट लाइक अ विंडो जैसे काम करती है वैसे ही ये रहता है, ठीक है। और इसका ये किस में होता है, जनरली इट इज़ मेनली प्रेजेंट इन द सिनेमोमम और बारबेरिस में प्रेजेंट होता है। इस डायग्राम में ये दिखाया गया है कि जो एंथर्स होते हैं ये वॉल्वेट डिसेंस के लिए, वॉल्वेट डिसेंस इसमें रहता है।
और एंथर विद पोरिसाइडल डिसेंस पोर के थ्रू। एक स्पेसिफिक टाइप के एंथर्स भी प्रेजेंट होते हैं जो जनरली डोर्सी फिक्स्ड एंथर कहलाते हैं, और ये वर्सेटाइल नेचर होता है। वर्सेटाइल माने झूल सकते हैं ये दोनों तरफ। ये जनरली पोएसी फैमिली में होते हैं। ये किस में प्रेजेंट होते हैं? वर्सेटाइल एंथर्स आर प्रेजेंट इन द पोएसी फैमिली। अब हम कंटिन्यू करते हैं डिसेंस ऑफ द माइक्रोस्पोरेंजियम की माइक्रोस्पोरेंजियम कैसे डिसेंस कैसे होता है इसका। ऑन मैचुरेशन द एंथर्स द मिडिल लेयर्स एंड टेपिटम डिसऑर्गेनाइज। जो मिडिल लेयर होती है और जो टेपिटम की लेयर होती है वो कंप्लीटली क्या हो जाती है? डिसऑर्गेनाइज हो जाती है ये पूरी तरह से। ये देख रहे हैं आपको यहाँ पर कोई टेपिटम की लेयर भी नहीं दिखेगी, यहाँ पर कोई टेपिटम की लेयर नहीं दिख रही है, ना ही मिडिल लेयर दिख रही है, और सिर्फ आपको एक एपिडर्मिस दिखेगी और ये फाइब्रस लेयर जो एंडोथीशियम की लेयर होती है इस केस में। ठीक है, देन फुली डेवलप्ड स्पोरेंजियल वॉल कंसिस्ट ऑफ एपिडर्मिस एंड एंडोथीशियम। द स्टेराइल पार्टीशन वॉल बिटवीन द टू pollen sacs disintegrates and two pollen sacs of one side unite together forming one compartment. The pollen grains are released through the stomium. ये किसके थ्रू रिलीज होते हैं? स्टोमियम के थ्रू बाहर आते हैं यहाँ से। ये वाली स्ट्रक्चर क्या कहलाती है? स्टोमियम कहलाती है। ये इसमें क्लियरली दिख रहा है आपको, ये देखिए स्टोमियम, यहीं से ये पॉलन ग्रेन्स आर रिलीज्ड थ्रू दी स्टोमियम। और इसमें आपकी जो एंडोथीशियम है और एपिडर्मिस है वो दिख रही है। और जैसे जैसे आगे मैच्योरिटी बढ़ती चली जाएगी मिडिल लेयर भी डिसऑर्गेनाइज हो जाती है और टेपिटम की लेयर भी इसमें क्या हो जाती है? डिसऑर्गेनाइज हो जाती है। और पोलन जब हम मैच्योर एंथर की स्टेज को देखते हैं कि यहाँ पर एक वेस्कुलर स्ट्रैंड होता है, जो वेस्कुलर स्ट्रैंड क्या करता है? सप्लाई करता है, इट विल सप्लाई द वाटर एंड न्यूट्रिएंट टू द एंथर। Now we will see the structure of microspores. Microspores, that is pollen grains. Pollen grains are developed from diploid microspore mother cells. आपको जैसे पता चल गया, जो डेवलपमेंट पढ़ा आपने उसमें आपने देखा है। तो pollen grain जनरली कैसे होते हैं? हैप्लॉइड इन नेचर होते हैं। कैसे होते हैं ये? हैप्लॉइड इन नेचर होते हैं। पॉलन क्रोमोजोम सिंगल होता है इसमें। टिपिकली पोलन ग्रेन्स आर हैप्लॉइड यूनिसेलुलर बॉडी विद अ सिंगल न्यूक्लियस। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर का ये क्या पार्ट होता है? मेल रिप्रोडक्टिव साइज होता है। जनरली ये बहुत माइन्यूट साइज के होते हैं। साइज में वेरी फ्रॉम नियरली लेस देन 10 माइक्रोमीटर टू 200 माइक्रोमीटर तक होते हैं। 10 माइक्रोमीटर के अराउंड जो पोलन ग्रेन्स जनरली प्रेजेंट इन मायोस्टिस एल्पेस्ट्रिस एंड 200 माइक्रोमीटर तक के मिराविलिस जलापा एंड सम कुकुरबिटेसी में ये क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। ये जनरली कैसे होते हैं? यहाँ पर आपको डायग्राम में दिख रहा है, स्पेरिकल या ओवोइड शेप्ड के होते हैं। cells with two membrane at the time of set. The single microscopic cell possess टू कोट्स। इसमें जनरली कितनी कोट्स होती हैं? 2 कोट्स होती हैं। तो बाहर की कोट जो है आपको क्या कहलाती है? एक्साइन, और अंदर वाली कोट कहलाती है आपकी इंटाइन। ठीक है, यहाँ पर भी दिखेगा ये, इस स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं, यहाँ पर वाली स्ट्रक्चर में ये पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर है। एक्साइन क्या होती है? ये क्यूटिनाइज्ड लेयर होती है विच इज ऑफन प्रोवाइडेड विद स्पाइनस आउटग्रोथ्स, या रेटिकुलेशंस भी हो सकते हैं इसमें, नेट लाइक स्ट्रक्चर हो सकती है। ठीक है, ऑफ डिफरेंट पैटर्न्स। समटाइम्स ये जो होती है कभी कभी ये स्मूथ भी होती है। ठीक है, द आउटर सरफेस ऑफ द माइक्रोस्पोर मे हैव स्पाइन्स, रिजेस, फरोज एंड वेरी इन अदर वेज इन डिफरेंट स्पेसीज। ठीक है, और
ठीक है। तो आउटर थिक एक्साइन, जो एक्साइन की लेयर होती है ये काफ़ी थिक होती है। लेयर इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलेनिन, किसकी बनी होती है ये, स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है, विच इज़ रेजिस्टेंट टू द फिजिकल एंड बायोलॉजिकल डिकम्पोजिशन। ये बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंट होती है, एडवर्स इन्वायरमेंट में क्या रह जाती है, ये सेफ रहती है। ठीक है, क्या रहती है, सेफ रहती है। It provides protection during the hazardous journey of pollen from anther to stigma। उस दौरान इसको क्या करती है, ये पूरी प्रोटेक्ट करती है। जो इंटाइन होती है, इंटाइन आपकी थिन होती है, डेलिकेट है, सेलुलोजिक लेयर है, लाइंग टू द इंटरनल, ठीक किसके अंदर होती है, एक्साइन के अंदर होती है। जो इंटाइन का जो केमिकल कंपोजिशन है ये पेक्टोसेलुलोजिक, इट मीन्स द इंटाइन इज मेड अप ऑफ पेक्टोसेलुलोजिक मटेरियल, जनरली डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग द एसिटोलाइसिस। एसिटोलाइसिस के दौरान ये जनरली क्या हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है। इट इज एसोसिएटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ पोलन ट्यूब, पोलन ट्यूब के फॉर्मेशन में क्या करती है, ये मदद करती है। अब जो पोलन ग्रेन की जो वॉल स्ट्रक्चर थी, ठीक है, एक्साइन एंड इंटाइन, उसके बारे में पढ़ लिया। तो वॉल इनक्लोजेज अ लार्ज, द एक्साइन एंड इंटाइन इनक्लोजेज अ लार्ज वेजिटेटिव सेल कंटेनिंग वेजिटेटिव न्यूक्लियस एंड लेंटिकुलर जनरेटिव सेल्स। दो सेल्स इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं, एक तो वेजिटेटिव सेल होगी और एक जनरेटिव सेल होगी। देयर आर वन और मैनी जर्मोपोर्स, पोलन ट्यूब में, पोलन ग्रेन के अंदर जो है आपके एक या एक से अधिक क्या होंगे, जर्म पोर्स होंगे। क्या होंगे, जर्म पोर्स, विच इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एसोसिएटेड विद इट्स जर्मिनेशन, जो पोलन ग्रेन के जर्मिनेशन में मदद करेंगे। तो नेक्स्ट सेल है इसमें अब आपकी जो आती है आपकी, दैट इज कॉल्ड वेजिटेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल is large and contains abundant amount of food reserve material। ठीक है, it has a large vegetative nucleus। The function of vegetative cell is to provide medium for the movement of male gametes। मेल गैमीट को जब पोलन का जर्मिनेशन होगा, पोलन ट्यूब बनेगी, पोलन ट्यूब बनने के टाइम पे जो मेल गैमीट मूव करेंगे पोलन ट्यूब के थ्रू, उनको चलने में क्या करती है, ये काफ़ी मदद करती है। इट विल हेल्प द मूवमेंट ऑफ द मेल गैमीट्स inside the pollen tube। नेक्स्ट सेल है जनरेटिव सेल। जनरेटिव सेल साइटोप्लाज्म इज हाईली रिड्यूस्ड। इसमें साइटोप्लाज्म का अमाउंट क्या होता है, जनरेटिव सेल में काफ़ी कम होता है, बट इट कंटेन्स यूजुअल सेल ऑर्गेनेलीज, सारी सेल ऑर्गेनेलीज इसमें प्रेजेंट होती हैं। इट डिवाइड्स माइटोटिकली, कैसे डिवाइड करती है ये, माइटोटिकली, टू प्रोड्यूस टू फंक्शनल मेल गैमीट्स। क्या बनाती है ये, दो मेल गैमीट बनाती है। जनरेटिव सेल ही आपकी क्या बनाती है, मेल गैमीट बनाती है। ठीक है, इन इंसेक्ट पॉलिनेटेड जो प्लांट्स होते हैं, मैंने पहले भी बताया था पोलन किट के बारे में, एक ऑयली लेयर प्रेजेंट हो जाती है पोलन ग्रेन के चारों तरफ, जो किसकी बनी होती है, मेनली लिपिड, कैरोटीनॉइड्स एंड सम प्रोटीन्स। क्या कौन से होते हैं इसमें, लिपिड से हैं, प्रोटीन से हैं और कुछ कैरोटीनॉइड से हैं। दिस ऑयली लेयर इज जनरली कॉल्ड पोलन किट। और ये पोलन किट किस में मदद करती है, पॉलिनेशन में मदद करती है। कैरोटीनॉइड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर येलो एंड ऑरेंज कलर ऑफ द पोलन। पोलन को येलो कलर या ऑरेंज कलर देने में ये मदद करते हैं। एंड प्रोटीन्स मेक देम स्टिकी, जो प्रोटीन उसमें प्रेजेंट होती है वो क्या बनाती है, उसको बहुत स्टिकी बना देती है, जिसकी वजह से क्या होगा, ये इंसेक्ट जब आएगा फ्लावर के ऊपर, तो वो इंसेक्ट के बॉडी में इजीली क्या हो जाएगी, चिपक सकती है। ठीक है, इट विल स्टिक इंसेक्ट बॉडी ऑफ इंसेक्ट। इसका दूसरा मेन फंक्शन है, ये भी है कि ये रेडिएशन से भी इसको क्या करती है, बचाती है। ठीक, जो ये पोलन ग्रेन से हैं, ये काफ़ी लंबे टाइम तक
प्रिजर्व भी रह जाते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलिनिन की वजह से। इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? स्पोरोपोलिनिन है। देयर द थिन एरियाज आर नोन एज जर्म पोर्स। जो पोलन ग्रेन में जो थिन एरियाज होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? जनरली जर्म पोर्स बोलते हैं। व्हेन दे आर सर्कुलर इन आउटलाइन, ठीक है। फरोज व्हेन दे आर इलोंगेटेड, फरोज की फॉर्म में दिखाई देगा जब वो इलोंगेटेड हो जाएंगे, और सर्कुलर होंगे तो कैसे दिखाई देंगे? वो जर्म पोर के रूप में दिखाएंगे। तो जैसे सर्कुलर है तो पोर जैसी स्ट्रक्चर बनेगी यहाँ पर। अगर इलोंगेटेड हो गया तो ये भी इलोंगेटेड हो जाएगा, तो ये फरो जैसी स्ट्रक्चर आपको दिख जाएगी। और जो पॉलन ग्रेन की स्टडी को, द ब्रांच ऑफ द स्टडी ऑफ पॉलन ग्रेन्स इज कॉल्ड पैलिनोलॉजी। क्या कहते हैं इसको? पैलिनोलॉजी। पॉलन ग्रेन्स की स्ट्रक्चर को, स्टडी ऑफ पॉलन ग्रेन्स को क्या कहते हैं? पैलिनोलॉजी। Next is apertures. Generally, apertures are those regions, those weak places where exine is absent and intine comes out as pollen tube. Pollen tube की तरह intine बाहर आती है. It may be simple or compound. सिंपल भी हो सकते हैं। लॉन्ग एपर्चर कॉल्ड कॉल्पी। जो लॉन्ग एपर्चर होगा वो कॉल्पी कहलाएगा, और शॉर्ट एपर्चर को जनरली कहते हैं क्या? पोर। लॉन्ग एपर्चर है that is called कॉल्पी, और शॉर्ट एपर्चर पोर लाइक स्ट्रक्चर पोर कहेंगे। अकॉर्डिंग टू एडल्ट मैन देयर आर 4 टाइप्स ऑफ एपर्चर्स इन पॉलन ग्रेन्स। पॉलन ग्रेन्स में जनरली 4 तरह के होते हैं, जैसे कॉल्पेट और पोरेट, ठीक है, सल्कस एंड रूगा। तो लॉन्ग एपर्चर को हम बोलेंगे कॉल्पेट, ठीक है, और पोरेट पोर लाइक स्ट्रक्चर पहले ही क्लियर हो गया। सल्कस में इट इज़ अ लॉन्गिट्यूडिनल फरोज कन्फाइंड टू द डिस्टल हाफ ऑफ द पॉलन ग्रेन्स। ये आपका सपोज पॉलन ग्रेन है, पॉलन ग्रेन के डिस्टल हाफ तक होता है। कहाँ तक होता है? डिस्टल हाफ तक, ठीक है। डिस्टल हाफ ऑफ द पॉलन क्रॉसिंग द पोलर एक्सिस एज राइट एंगल। यहाँ पर पोलर एक्सिस है, उसको राइट एंगल पर क्या करेगी? ये क्रॉस करेगी। रूगा ये फरो लाइक स्ट्रक्चर होती है। इट नॉट कन्फाइंड विद द मेरिडाइनल रीजन बट प्लेस्ड इरेगुलरली ऑन द सरफेस ऑफ पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन के सरफेस पर इरेगुलरली ये क्या होती है? प्रेजेंट होती है। In this diagram, we will see the different type of pores in pollens. Generally, कितने तरह के पोर्स होते हैं ये हम देखेंगे। इसमें होता है ट्राइकॉल्पेट पोलन विथ ट्राइरेडिएट स्कार्स, ठीक है, ट्राइकॉल्पेट पोलन विथ ट्राइरेडिएट स्कार्स। ये इस तरह की स्ट्रक्चर होती है। ट्राइरेडिएट स्टार से 3 तरह के 3 ब्रांचेज होंगे, और डी, जी एंड जे जो है इसी के साइड व्यूज हैं, साइड व्यूज हैं। और 3 पोर्ड पोलेंस, ये जो है आपका 3 पोर्ड पोलेंस, इसमें 3 पोर हैं, 1 2 3 पोर्स, ठीक है। और ई, एच एंड के आर दी साइड व्यूज, ठीक है। और 4th one is monocolpate. Monocolpate is single pore like structure, that is called monocolpate. These are the side views of this monocolpate pollen grains. Generally pollens are monocots. Pollens of monocots are monocolpate type. मोनोकॉट के जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो मोनोकॉल्पेट टाइप के होते हैं, और जो डाइकॉट के होते हैं ट्राइकॉल्पेट टाइप के होते हैं। नेक्स्ट है स्कल्पचरिंग। द डिटेल्स ऑफ द एक्साइन ऑफ द पोलन कंस्टिट्यूट द स्कल्पचरिंग, ठीक है। द मेन टाइप्स आर एज फॉलोज। एक फर्स्ट वन इज साइलेट। साइलेट मीन्स स्मूथ। इसकी जो वॉल होगी कैसी होगी? बिल्कुल स्मूथ होगी। सेकेंड वन इज फोवियोलेट पिटेट। फोवियोलेट
पिट गड्ढे उसमें बन जाएंगे, ठीक है। और फॉस्फोलेट दैट इज ग्रूव लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगी, थोड़ा सा वो बड़े होंगे ग्रूव्ड, ठीक है। स्कारब्रेट विथ फाइन प्रोजेक्शंस, क्या निकलेंगे उसमें, फाइन प्रोजेक्शंस, इस तरह की फाइन प्रोजेक्शंस इसमें निकलेंगे, तो इसको कहेंगे स्कारब्रेट टाइप का। वेरुकेट में वॉटी, एक यहाँ पे निकल गया, ठीक है, फफोला जैसा स्ट्रक्चर एक दूसरी जगह पे निकल गई, ठीक है, वॉटी टाइप। बैकुलेट टाइप, इधर रॉड लाइक एलिमेंट्स, कैसे हो जाएगी, रॉड लाइक स्ट्रक्चर हो जाएगी। पाइलेट, ठीक है, रॉड लाइक प्रोजेक्शन विथ स्वेलन बीट, ऐसी पाइलेट में बीट ऊपर, ठीक है, स्वेलन बीट हो जाएगी, उसी के ऊपर ऐसे बन सकती है ये बीट्स। जीमेट ससाइल पिलर लाइक स्ट्रक्चर, इस तरह से जैसे पिलर लगते हैं। एकाइनेट स्पाइनी, कांटे नुमा स्ट्रक्चर होते हैं। रेगुलेट with elongated irregularly distributed elements, स्ट्रेट with elongated parallel elements, इसमें कैसे एलिमेंट्स होते हैं, पैरेलल एलिमेंट्स होते हैं। पंक्टेट में माइन्यूट पोर्स, बहुत छोटे छोटे क्या होंगे, पोर्स होंगे। रेटिकुलेट टाइप में नेट लाइक स्ट्रक्चर्स, नेट लाइक एलिमेंट्स होंगे। तो स्कल्पचरिंग के बारे में हमने देख लिया, ठीक। नेक्स्ट है, ये कुछ स्ट्रक्चर से हैं, ठीक है, ये आपके पिलर लाइक स्ट्रक्चर जैसे दे रखे पाइलेट में, दैट इज वन। रेटिकुलेट नेट लाइक स्ट्रक्चर, स्टेटियोसीडियोमा और नेट में इस तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं। और स्कल्पचरिंग ऑफ डिफरेंट पोलेंस, क्रेसी सेक्शनियस टाइप, इस तरह के स्ट्रक्चर से रहेंगे। और टेन्यू सेक्शनियस टाइप में ये स्ट्रक्चर इस तरह की। और टिजिलेट, ये दिस वन इज टिजिलेट। एंड सबसिकेट, दैट इज, और टिजिलेट वेरुकस एंड स्पाइनोस ये वाले हैं, स्पाइनस ये वाले स्ट्रक्चर्स से हैं। Next one, the shape of pollen grains may be very spherical, subporulate, prolate और परपोलेट टाइप के हो सकते हैं। Probate pollens, polar axis is more than twice as long as the equatorial diameter. इक्वेटोरियल डायमीटर से एक्सिस जो है वो ज़्यादा बड़ी होती है, तो इस तरह से हो जाएगी वो। ये अगर इक्वेटोरियल लाइन है तो ये पोलर वाला डबल हो जाएगा, ठीक है। और ईच पोलन ग्रेन्स है टू पोल्स अपोजिट एंड्स, एक पोलन ग्रेन सपोज ये है, इसके दो पोल्स हैं, ठीक है, दीज आर नोन एज पोलर एक्सिस। एक को बोलते हैं प्रॉक्सिमल पोल, एक को बोलते हैं हम डिस्टल पोल। प्रॉक्सिमल पोल एट द सेंटर ऑफ द टेट्राड, अगर टेट्राड है, माइक्रोस्पोर टेट्राड है, तो सेंट्रल रीजन में जो होगी वो प्रॉक्सिमल पोल होगी, ठीक है। और जो डिस्टल पोल होती है वो अवे फ्रॉम द सेंटर टेट्राड होती है। द पोलर एक्सिस मेक्स ऑलवेज अ परपेंडिकुलर विद द डिस्टल पोल एंड अपेक्स एंड द प्रॉक्सिमल पोल एट द बेस। तो हेट्रोपोलर पोलेंस, जब दोनों पोल्स क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, तो उसको कहेंगे हम हेट्रोपोलर। और आइसोपोलर, व्हेन बोथ द पोल्स ऑफ द पोलन ग्रेन्स आर सेम, दैट इज कॉल्ड आइसोपोलर pollen grains. Now we will see the microspore or pollen grains germination and development of the male gametophyte. ठीक, पहले हम पढ़ चुके हैं माइक्रोस्पोर रिप्रेजेंट्स द बिगिनिंग ऑफ द मेल गैमेटोफाइट, ठीक है, यहीं से मेल गैमेटोफाइट की स्ट्रक्चर शुरू होती है। द न्यूली फॉर्म्ड माइक्रोस्पोर possess a dense cytoplasm with central न्यूक्लियस, ठीक है, ये माइक्रोस्पोर है, डेंस साइटोप्लाज्म इसमें रहता है, ठीक है। और
वेल डेवलप्ड वैक्यूल्स शिफ्टेड टू द न्यूक्लियस टू द एडजेसेंट वॉल। जैसे जैसे इसमें वैक्यूल डेवलप होनी शुरू हो जाती है, ठीक है, वैक्यूल का डेवलपमेंट शुरू हो जाएगा तो ये क्या करेगा, न्यूक्लियस को एक पेरिफेरल साइड की तरफ में शिफ्ट करेगा। द जर्मिनेशन ऑफ माइक्रोस्पोर स्टार्ट वाइल इट इज स्टिल विद इन द माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम में ही जब प्रेजेंट होता है, पॉलन सैक के अंदर ही होता है, उसी समय ये डेवलपमेंट हो जाता है, क्योंकि टू सेल्ड स्टेज में ये शेडिंग होती है। जब पॉलन डिस्पर्स होता है उस समय पॉलन ग्रेन की जो स्टेज होती है वो टू सेल्ड स्टेज होती है। इसमें एक वेजिटेटिव सेल होती है, एक क्या होती है आपकी जनरेटिव सेल्स होती हैं, ठीक। अब फर्स्ट में क्या होता है कि फॉर्मेशन ऑफ वेजिटेटिव सेल्स एंड जनरेटिव सेल्स कैसे बनती है। द फर्स्ट डिवीजन ऑफ माइक्रोस्पोर गिव्स राइज टू जनरेटिव सेल एंड वेजिटेटिव सेल। माइक्रोस्पोर सेल में जो न्यूक्लियस है, माइक्रोस्पोर न्यूक्लियस है, इसमें डिवीजन होता है, डिवीजन होकर दो न्यूक्लियस बनाता है, दो सेल बनाता है, ठीक है। न्यूक्लियस बनेंगे, न्यूक्लियस के चारों तरफ वॉल का सिक्रीशन हो जाएगा, दो सेल बन जाएंगे इसी के अंदर। तो फर्स्ट सेल इज नोन एज जनरेटिव सेल। द फर्स्ट फॉर्म्ड वॉट एंड पेरिफेरल सेल्स दे कंटेन ए स्मॉल न्यूक्लियोलस जनरेटिव सेल में। और साइटोप्लाज्म जो होता है इसका काफ़ी हाईलाइन होता है एंड ऑलमोस्ट विदाउट आरएनए। आरएनए में नहीं होता है इसमें ज़्यादा अमाउंट का डीएनए होता है। मोर अमाउंट ऑफ डीएनए इज प्रेजेंट इन द जनरेटिव सेल देन इन द वेजिटेटिव सेल, क्योंकि ये एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन को कैरेक्टर को ले जाएगी। तो जनरली इसमें जो फर्टिलाइजेशन में इन्वॉल्व होंगे वो जनरेटिव सेल के न्यूक्लियस ही इन्वॉल्व होते जो कि मेल गैमीट बनाती है बाद में, ठीक। तो उसमें इन्वॉल्व होते हैं, तो इसमें डीएनए का अमाउंट जो होता है वेजिटेटिव सेल के डीएनए के अमाउंट से ज़्यादा होगा। यूजुअली दे आर इलिप्टिकल, लेंटिसेलुलर या स्पिंडल शेप्ड हो सकती हैं। और वेजिटेटिव सेल को इज आल्सो नोन एज अ ट्यूब सेल। इसको हम क्या कहते हैं, ट्यूब सेल भी कहते हैं। ये वेजिटेटिव सेल है, ये क्या है, जनरेटिव सेल है। वेजिटेटिव सेल के जो ट्यूब फॉर्मेशन में मदद करती है पॉलन के जर्मिनेशन के टाइम पर, ठीक है। ये आर लार्जर, ये जो वेजिटेटिव सेल्स होती है लार्जर देन द जनरेटिव सेल्स, नेकेड होती है ये, और सेंट्रल सेल है, ठीक है। न्यूक्लियस ऑफ वेजिटेटिव सेल पजेज ए प्रोमिनेंट न्यूक्लियोलस। साइटोप्लाज्म इज रिच इन आरएनए। आरएनए में ज़्यादा होता है। आरएनए क्या कहता है आपका, प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करेगा, सिंथेसिस में के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। स्टार्च एंड फैट्स आर प्रेजेंट विथ सर्टेन प्रोटीनिशियस बॉडीज, ठीक है। इसमें क्या प्रेजेंट होता है वेजिटेटिव सेल में, स्टार्च होते हैं, फैट्स किसके साथ में, थोड़ा प्रोटीन के साथ में ये प्रेजेंट होता है। इवेंचुअली द जनरेटिव सेल लूजेज इट्स कॉन्टैक्ट द माइक्रोस्पोर वॉल एंड शिफ्टेड इनटू द वेजिटेटिव सेल। कहाँ शिफ्ट कर जाती है, यहाँ पर आपकी जनरेटिव सेल है ये, ठीक है। ये धीरे धीरे इससे कांटेक्ट लूज करना शुरू करती है और लूज करते करते ये बिल्कुल सेपरेट हो जाती है, वॉल से बिल्कुल हट गई, यहाँ पर दिख रहा है आपको, ठीक है। और इट बिकम्स ओवल और स्पिंडल शेप्ड। कभी कभी ये ओवल हो जाती है या तो फिर स्पिंडल शेप्ड हो जाती है। माइक्रोस्पोर एट टू सेल्ड स्टेज आर बीइंग सेड। इसी स्टेज पर शेडिंग हो जाती है। जो माइक्रोस्पोर की डिसेंस के बाद माइक्रोस्पोर बाहर निकल जाते हैं उसकी शेडिंग हो जाती है, और उसके बाद इसमें ये पॉलिनेशन के थ्रू ये कहाँ पहुँचते हैं, स्टिग्मा में। आफ्टर पॉलिनेशन दे विल रीच ऑन स्टिग्मा वेयर द फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द माइक्रोस्पोर्स विल बी स्टार्ट। पॉलिनेशन जो है जनरली टू सेल्ड स्टेज में होता है, बहुत रेयरली केस में है, कुछ प्लांट्स हैं जिनमें ये थ्री सेल्ड स्टेज में भी होता है। इन सम केसेस सच एज वायोला, डायोनिया, निकोटियाना, बोथ टू और थ्री सेल्ड पॉलन ग्रेन्स आर रिपोर्टेड। दोनों होते हैं इसमें, दो सेल्ड और तीन सेल्ड, टू और थ्री सेल्ड स्टेज इनमें होती है। किसमें, वायला में, डायोनिया में, निकोटियाना में। इन मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म द पॉलन ग्रेन्स हैज टू न्यूक्लियाई एट द टाइम ऑफ सेटिंग। ये मैंने आपको पहले भी बता दिया है।
नेक्स्ट 2 सेल स्टेज के बाद जब डेवलपमेंट होता है तो उसके बाद जब पोलन ग्रेन जो है स्टिग्मा पे पहुंच जाते हैं तो जो जनरेटिव सेल्स हैं उसका न्यूक्लियस डिवाइड करता है. इट विल फॉर्म दी 2 मेल गैमीट्स. क्या बनाएगा ये? मेल गैमीट्स. और पोलन का जैसे ही जर्मिनेशन होता है पोलन ट्यूब निकलती है. जनरली पोलन ट्यूब में जो मेल गैमीट्स होते हैं वो पीछे रहते हैं और जो ट्यूब न्यूक्लियस है जो वेजिटेटिव सेल से बना है वो ट्यूब न्यूक्लियस सबसे आगे रहता है. ये तो जनरेटिव न्यूक्लियस डिवाइड्स बिफोर द पोलन इज सेट. थस द पोलन ग्रेन इज ट्राइन्यूक्लिएटेड. अगर जनरेटिव सेल पोलन सेटिंग से पहले ही न्यूक्लियस डिवीजन स्टार्ट हो जाएगा जनरेटिव में तो ये कैसे सेल बन जाएगी? ट्राइन्यूक्लिएटेड सेल. ठीक है. और लेकिन जनरली न्यूक्लियस डिवाइड्स टू फॉर्म 2 स्पर्म न्यूक्लियाई. इन कस्कटा एंड पोडोस्टिमोन subtulatus the daughter cells are sometimes of same size. It seems to be an abnormality. ये एक abnormality लगती है कि इसमें दोनों की जो डॉटर सेल्स बनती हैं दोनों कैसी होती है? वो सेम साइज की होती हैं. ईच माइक्रोस्पोर अगेन डिवाइड टू फॉर्म वेजिटेटिव एंड जनरेटिव सेल्स. ठीक है. द सेपरेटिंग वॉल बिटवीन द 2 pollen is pittate and only one of them produces pollen tube. ठीक है. जब सेपरेटिंग वॉल जब 2 पोलेंस के बीच में पिटेट स्ट्रक्चर होगी तो वहाँ पर ये केवल एक ही पोलन ट्यूब बनाती है. ठीक है. और जो दूसरी है वो किसका काम करेगी? एज अ सोर्स ऑफ फूड मटेरियल. ठीक है. समटाइम्स द जनरेटिव सेल लीव्स इट्स कॉन्टेक्ट विद द वॉल ऑफ माइक्रोस्पोर. ठीक है. और इट्स शेप बिकम्स मे बी इलिप्टिकल हो सकता है, लेंटिकुलर हो सकता है, स्पिंडल शेप्ड हो सकता है. ठीक है. मेल सेल्स एंड मेल न्यूक्लियाई. जनरेटिव सेल डिवाइड्स इन द पोलन ग्रेन्स और स्पर्म सेल्स आर फॉर्म्ड. ठीक है. इफ द डिवीजन टेक्स प्लेस इन स्टीमिंग साइटोप्लाज्म द पोलन ट्यूब ओनली न्यूक्लियाई आर फॉर्म्ड. ठीक है. अगर डिवीजन कहाँ पर होगा? साइटोप्लाज्म में. स्ट्रीमिंग ऑफ द साइटोप्लाज्म ऑफ द पोलन ट्यूब. पोलन ट्यूब जर्मिनेशन के टाइम में तो यहाँ पर क्या बनते हैं? न्यूक्लियाई बनते हैं. स्नार्प रिपोर्टेड दैट द मेल गैमीट्स आर डेफिनिट सेल्स and a cytoplasmic sheath persists throughout their course of pollen tube. पोलन ट्यूब में जाते वक्त वो लगातार उसमें साइटोप्लाज्मिक शीथ बनी रहती है. लीलियम एंड सम अदर प्लांट्स द साइटोप्लाज्मिक शीथ अराउंड द मेल न्यूक्लियाई परसिस्ट अप टू द टाइम ऑफ देयर डिस्चार्ज इन द एम्ब्रियोसैक. एम्ब्रियोसैक में डिस्चार्ज होने तक इनमें वो जो साइटोप्लाज्मिक शीथ है वो बनी रहती है. At the time of pollen germination, the vegetative nucleus, or either it is also known as a tube nucleus, plays an important role in the directing the growth of the pollen tube. ये pollen tube के growth को डायरेक्ट करती है, डायरेक्शन देती है. इट इज़ नॉट ऑलवेज फाउंड इन द डिस्टल एंड. ऐसा भी हो सकता है कि कभी कभी ये ज़रूरी नहीं है कि डिस्टल एंड पे ही प्रेजेंट हो, बट फ्रिक्वेंटली लाइज बिहाइंड द मेल गैमीट. ये मेल गैमीट के पीछे भी हो सकती है रेयर केस में. इन अल्मस, स्नियो, क्रीपिस एंड सीकेल इट डिजेनरेट्स इवन बिफोर द जर्मिनेशन ऑफ द पोलन ग्रेन्स. पोलन ग्रेन के जर्मिनेशन से पहले ही ये क्या हो जाती है? डिजेनरेट हो जाती, ख़त्म हो जाती है. डज नॉट एंटर द ट्यूब एंड ट्यूब में एंटर नहीं करती है. द ट्यूब कंटिन्यू टू फंक्शन नॉर्मली. ऐसे में भी पोलन ट्यूब नॉर्मली फंक्शन करती है. ठीक है. और नेक्स्ट है वन इज पोलन ट्यूब. लास्ट वन ऑन द स्टिग्मा. पोलन ट्यूब फॉर्मेशन विल बी स्टार्ट ऑन स्टिग्मा. व्हेन पोलन ग्रेन्स रीच्ड ऑन द स्टिग्मा it will start to germinate and forms the pollen tube. On the stigma the pollen grains is caught in a sugary solution. ठीक है. सुगरी सॉल्यूशन में वो अटैच हो जाएंगे. पोलन ग्रेन स्वेल्स अप एंड एक्साइन रैप्चर्ड एट द जर्म पोस्ट. पोलन ग्रेन क्या हो जाएगा? स्वेलिंग हो जाएगी. एक्साइन जो होगा रैप्चर कर जाएगा, टूट जाएगा. कहाँ पर टूटेगा?
जर्म पोर पर, वो जर्म पोर पर एग्जाइन बहुत कम होती है, ना के बराबर होती है, ठीक है। और इंटाइन्स एंड अदर कंटेंट्स कम्स आउट इन द फॉर्म ऑफ पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब के थ्रू वो कहाँ जाती है, बाहर आ जाती है। पोलन ट्यूब ग्रोज थ्रू द स्टाइल एंड रीचेज इन द ओवरी। कहाँ पहुँचती है, ओवरी। ये डिटेल में हम इसको फर्टिलाइजेशन में भी देखेंगे diagrammatically. Pollen tube contains some important enzymes such as amylase, invertase, phosphatase, pectinase, lipase. ठीक है। और द डिस्टल पार्ट ऑफ द पोलन ट्यूब कंटेन्स सम अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म, तो कुछ अमाउंट साइटोप्लाज्म का भी इसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। सो दैट वी हैव लर्नड अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एंथर, structure of pollen grains, microsporogenesis, descent of anther, descent of pollen grains, and development of male gametophyte. Thank you.